हेलो मेरे नौनिहालों, कैसे हैं आज मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ मोशन लर्निंग में। और हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 11 एफ ब्लॉक के तत्वों के भाग 2 की। अब भाग 2 में हम किन किन चीजों की बात करेंगे, देखते हैं आगे। लेंथेनाइडों के परमाणु एवं आयनिक त्रिज्याओं के बारे में बात करते हैं। तो बेटा सबसे पहली बात तो ये है कि जो लेंथेनाइड्स जो होते हैं, यानी कि परमाणु क्रमांक 58 से लेकर के 71 तक के जितने भी तत्व होते हैं वो बिल्कुल संक्रमण श्रेणी के तत्वों की तरह ही जो उनका बिहेवियर होता है बिल्कुल वैसा का वैसा ही होता है। तो यहाँ पर लेंथेनाइड जो भी होते हैं ना, उनके परमाणु और आयनिक त्रिज्याओं में किसी प्रकार का कोई क्रम पाया नहीं जाता है ना। तो मतलब रैंडमली चलते हैं लोग, किसी का बड़ा, किसी का छोटा, किसी का बहुत छोटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब कोई इसमें जो एक रूपता देखने को नहीं मिलती कि भाई हाँ लेंथेनाइड्स में ए सीरीज में पहले परमाणु से लास्ट परमाणु तक जाने के लिए जो है परमाणु क्रमांक घटता ही घटता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है यहाँ पर। यानी कि यहाँ पर आप लोगों को एक जो सीक्वेंस है ना वो देखने को नहीं मिलती, पहली बात तो है ना। और जिस प्रकार संक्रमण श्रेणी होती है ना बेटा, संक्रमण श्रेणी के तत्वों में क्या होता है, जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उसमें क्या होता है कि डी ब्लॉक के तत्वों में इलेक्ट्रॉन कहाँ भरते जाते हैं, n-2 डी में, है ना, n-1 डी सब शेल में, यानी कि उपांत्य कोश में भरे जाते हैं, बाह्यतम कोश से अंदर वाला। तो क्या होता है, परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ परिरक्षण प्रभाव भी बढ़ता है, और दोनों ही प्रभाव जो है विपरीत प्रभाव एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। और कैंसिल करने की वजह से जो परमाणुओं का आकार है ना वो लगभग बराबर चलता है पूरी की पूरी सीरीज में, ठीक है। इसलिए वही सेम कारण यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा लेंथेनाइडों के परमाणु और आयनिक त्रिज्याओं में। कोई बहुत ज्यादा अंतर यहाँ पर विशेष यहाँ पर आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, है ना। तो लेंथेनाइडों के परमाणु एवं आयनिक त्रिज्याओं में लेंथेनाइडों के परमाणु एवं आयनिक त्रिज्याओं में कोई विशेष अंतर नहीं पाया जाता, कोई विशेष अंतर नहीं पाया जाता। इनकी त्रिज्याएं डी ब्लॉक तत्वों की भांति इनकी त्रिज्याएं डी ब्लॉक तत्वों की भांति परिरक्षण प्रभाव व नाभिकीय आकर्षण के फलस्वरूप लगभग समान रहती है, समान रहती है। ये चीज मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि डी ब्लॉक में जब हम लोगों ने पढ़ा था तो डी ब्लॉक में हमने क्या बात की थी कि जो डी ब्लॉक के तत्व हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो कहाँ भरा जाता है बेटा, n-1 डी में भरा जाता है इलेक्ट्रॉन, और ns जो है बाह्यतम कोश होता है ना। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है बाह्यतम कोश में ना जाकर के उससे जस्ट अंदर वाले कोश में जाते हैं, जिसकी वजह से वहां पर क्या लगता है, परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव का क्या काम होता है, जो आयनिक त्रिज्या है, परमाणु त्रिज्या होती है, उसको बढ़ाने का काम करता है। परंतु जैसे जैसे परमाणु में इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, वहां पर परमाणु क्रमांक भी बढ़ रहा है, और परमाणु क्रमांक का बढ़ना मतलब नाभिक में प्रोटोनों का बढ़ना, और प्रोटोन का बढ़ना मतलब जो है जो नाभिकीय आकर्षण है वो ज्यादा लगता है। नाभिकीय आकर्षण या जेड इफेक्ट जिसे कहते हैं, जेड इफेक्ट का क्या काम है बेटा, जेड इफेक्ट परमाणु की त्रिज्या को छोटा करने का काम करता है। तो एक तो त्रिज्या बढ़ाने का काम कर रहा है प्रभाव, और दूसरा प्रभाव जो है त्रिज्या घटाने का काम कर रहा है, और दोनों ही प्रभाव जो है एक साथ लगते हैं। विपरीत प्रकृति वाले जो प्रभाव हैं ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। निरस्त करने की वजह से क्या होता है, परमाणु की जो साइज है वो उसमें कोई बहुत ज्यादा विशेष अंतर पाया नहीं जाता। एफ ब्लॉक में भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही होता है। इसमें और बल्कि इलेक्ट्रॉन कहाँ भरे जाते हैं, और बाह्यतम कोश से अंदर वाले से भी अंदर वाले n-2
F सब शेल में, यानी कि n-2 F उपकोष में इलेक्ट्रॉन डाले जा रहे हैं, है ना। ये तो और भी अंदर है ना। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ डाले जा रहे हैं? बाह्यतम कोश से 2 कोश अंदर, है ना। बाह्यतम मतलब लास्ट थर्ड उपकोश में इलेक्ट्रॉन डाले जा रहे हैं। अब लास्ट थर्ड उपकोश में या कोश में इलेक्ट्रॉन जब डाले जा रहे हैं तो परमाणु का नाभिकीय आकर्षण तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और यहाँ उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की वजह से परिरक्षण प्रभाव भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से आयनिक और परमाणु त्रिज्या लगभग समान चलेगी। परंतु फिर भी यहाँ पर देखो आप 3+ आयनिक त्रिज्या जो है, इसको हमने यहाँ पर बनाया हुआ है। आपके एनसीईआरटी में एक ग्राफ है इस प्रकार का कि भाई परमाणु क्रमांक 57 से लेकर के 71 तक के जो है, जिसमें लैंथेनाइड भी शामिल है, उसकी आयनिक त्रिज्याओं का जो ग्राफ है वो इस प्रकार से बढ़ता हुआ नजर आप लोगों को आ रहा होगा कि भाई ये देखो इस तरीके से, ये 90, ये 100 और ये 110। तो लैंथेनाइड जो है वो 100 और 110 के बीच में यहाँ से शुरू हो रहा है, और ये धीरे धीरे ल्यूटीशियम तक आते आते कम होता चला जा रहा है। तो बहुत ज्यादा अंतर यहाँ पर देखने को मिल नहीं रहा है, तो कोई विशेष अंतर यहाँ पर आयनिक और परमाणु त्रिज्याओं में होता नहीं है, ठीक है। और यहाँ से प्रश्न आने की संभावना भी कम ही बैठती है बेटा, ठीक है। ऐसी जो कंफ्यूजिंग वाली स्थितियां होती है ना, वहां से प्रश्न कभी नहीं आएगा, ठीक है। अब लैंथेनाइडों की ऑक्सीकरण अवस्थाओं पे बात करते हैं। अब लैंथेनाइडों की ऑक्सीकरण अवस्थाएं जो है वो सीधा किस पर डिपेंड करती है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर डिपेंड करती है। तो देखो लैंथेनाइडों की जो सामान्य, मैं बता दूं कि जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो देखिए आप, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है लैंथेनाइडों का? लैंथेनाइडों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बच्चा, ज़ीनॉन 4f में 1 से लेकर के 14 इलेक्ट्रॉन, 5d में 0 से लेकर के 1 इलेक्ट्रॉन, और 6s में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और फिर f में हम 2 और 8 इलेक्ट्रॉन नहीं भरते, बाकी फिर गिनती शुरू कर देते हैं हम 4 से, ठीक। ऐसे हम लोगों ने क्या बनाया था? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया था। अब क्या होता है कि लैंथेनाइडों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाओं में से, ऑक्सीकरण अवस्था कब बनती बच्चों? जब बाह्यतम इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, है ना, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए जाते हैं, तो क्या आता है? एक धन आयन आता है। वही धन आयन यानी कि पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उपस्थित किसी भी परमाणु का जो धनावेश या ऋणावेश है, वही उसका ऑक्सीकरण अंक कहलाता है। ऑक्सीकरण अंक की परिभाषा है ये, है ना। तो यहाँ पर आप देखिए कि 2 इलेक्ट्रॉन तो ये जाएंगे ही जाएंगे, है ना, तो 2 तो कंफर्म हो गई। अच्छा, और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 4f और 5d के जो ऊर्जाएं होती हैं वो लगभग समान चलती है, n+l की वैल्यू समान है। अब n+l की वैल्यू जो समान है उसकी वजह से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विनिमय 4f से 5d में, 5d से 4f में आसानी से होता चला जाता है। इसलिए लैंथेनाइडों की जो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है बच्चों, वो +3 पाई जाती है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, लैंथेनाइडों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीडेशन नंबर, इस तरीके से बोर्ड में भी आप यदि इस तरीके से लिख देंगे तो कोई गलती नहीं हो जाएगी, ठीक है। आप इस तरीके से लैंथेनाइड को Ln लिख सकते हैं, ऑक्सीकरण अंक को आप ऑक्सीडेशन नंबर OXNO लिख सकते हैं, ठीक है। तो लैंथेनाइडों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है। क्यों होती है? क्योंकि अब आप बोलोगे कि मैडम F में से भी तो इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। भैया F बहुत अंदर है ना, 4f जो है वो बहुत अंदर की तरफ है, उसके ऊपर नाभिक का आकर्षण बहुत ज्यादा लग रहा है। नाभिक का आकर्षण सबसे ज्यादा इस पर, उससे कम इस पर, और सबसे कम उस पर लग रहा है ना। जो अंदर वाले शेल्स होते हैं उन पर नाभिक का आकर्षण ज्यादा लगता है ना बच्चों। तो क्योंकि 4f के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आकर्षण अधिक लगता है, नाभिकीय आकर्षण अधिक लगने के कारण कारण 4f के इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाते हैं या केवल
भाई कभी कभी डी में 0 भी होता है ना, तो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन 4f में से निकल पाता है, या केवल एक इलेक्ट्रॉन ही निकल पाता है, क्योंकि 4f के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण ज्यादा लगेगा। अब नाभिक का आकर्षण ज्यादा लग रहा है तो सीधी सी बात है कि उसके इलेक्ट्रॉन निकलने में दिक्कत आएगी, तो मैक्सिमम एक इलेक्ट्रॉन निकल पाता है सिर्फ, ठीक है। 4f में से सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन निकल पाता है या कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाता। यदि डी में इलेक्ट्रॉन है तो फिर डी के इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे 0 से 1। देखो कभी कभी डी में 0 होता है, कभी कभी डी में 1 होता है, हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा है ना। तो कभी कभी जब डी में 1 होता है तो ये 2 और ये बाह्यतम 2 तो निकलेंगे ही निकलेंगे, तो ये 2 और ये 1 निकलता है तो भी 3 ऑक्सीकरण अवस्था। अगर यहाँ पर 0 है तो 2 यहाँ से और 1 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम यहाँ से निकल सकता है 4f में से, क्योंकि नाभिक की आकर्षण बहुत ज्यादा होता है। इसलिए जो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है लैंथेनाइडों की, वो क्या होती है बेटा, +3 होती है। क्लियर है इतनी बात? आगे देखते हैं। अब देखो कुछ तत्व ऐसे हैं, है ना, जैसे सीरियम टर्बियम, है ना, सीरियम और टर्बियम। कौन कौन सा? सीरियम तथा टर्बियम। नाम देखे थे हम लोगों ने, सीमा तबाही, है ना, सीमा तबाही। सीमा तबाही नहीं है ये मैंने जो ट्रिक आप लोगों को याद करवाई थी ना, सीमा पार ना दो पीएम का सामान, यू गद्दार तबाही डायरेक्ट होगी, अरे तुम यहाँ बहुत लूटोगे, वो वाली जो ट्रिक है ना, उसको बता रही हूं मैं कि उसमें जो सीमा और जो तबाही जो एलिमेंट था, तो सीमा तथा तबाही का ऑक्सीकरण अंक +4 तक होता है। क्यों होता है? क्योंकि देखो सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो आप, सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, देखो ऐसा क्यों है, देखो सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज़ीनॉन 4f 5d और 6s में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये पहला ही मेंबर है लैंथेनाइड श्रेणी का, तो पहला ही मेंबर है, तो देखो हमने क्या कहा था, 4f में 1 भर सकते, 2 नहीं भर सकते, है ना। और गिनती कहां से चालू करते हैं, 4 से, तो 1 और 2 हो गए 3 और 1 हो गया 4, ठीक। तो क्या होगा, सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 4f1 5d1 6s2, तो ये जब अपने अंदर से 4 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो सीरियम जो बनाएगा, क्या बनाएगा बेटा, +4 ऑक्सीकरण अवस्था ही तो प्रदर्शित करेगा। जब भी ये +4 ऑक्सीकरण अवस्था में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये कैसा विन्यास ग्रहण कर लेगा, अक्रिय गैस विन्यास, स्थायी अक्रिय गैस विन्यास ग्रहण कर लेगा। स्थायी अक्रिय गैस विन्यास ग्रहण ये कर लेता है। देखिए सब दिखाई दे रहा है ना। जैसे ही सीरियम ने अपने अंदर से 4 इलेक्ट्रॉन निकाले तो +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित की। +4 ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब है कि इसने ज़ीनॉन यानी कि स्थायी अक्रिय विन्यास ग्रहण कर लिया 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद। मैंने कहा ना 4f में से मैक्सिमम 1 इलेक्ट्रॉन या केवल एक ही इलेक्ट्रॉन निकल पाता है, एक इलेक्ट्रॉन तो निकल सकता है, ठीक है। ऐसे ही देखो टर्बियम, है ना। अब अपनी ट्रिक देखना, मैं टर्बियम का मुझे नहीं पता इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, इसका परमाणु क्रमांक क्या है, पर मुझे ये पता है कि सीरियम के बाद में कौन से नंबर पे आता है। तो देखो उंगलियों का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, कैसे करेंगे, सीमा पार ना दो पीएम का सामान, यू गद्दार तबाही। तो कौन से नंबर पे आई है तबाही, 5 और 3 8वें नंबर का एलिमेंट है तबाही, ठीक है। तो हम क्या भरते हैं, 1 2 नहीं भरते और 8 नहीं भरते, तो 4f में 1 3 5 6 7 और 7, फिर 8 नहीं 9 और 10, है ना। तो यहां पर देखो टर्बियम का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो जा रहा है, टर्बियम का कॉन्फ़िगरेशन यहां पर हो जा रहा है अपना ज़ीनॉन 4f में 9 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 4f में 9 इलेक्ट्रॉन, 5d में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है और 6s में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि ये +4 ऑक्सीकरण अवस्था क्यों प्रदर्शित करेगा, क्योंकि जब भी ये टर्बियम जो है किस में बदल जाएगा, मैं इधर बना देती हूं, जब भी ये टर्बियम Tb+ में +4 में परिवर्तित होगा तो क्या होगा,
4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो देखो क्या होगा कि यहाँ का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसमिट करेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन वहां से और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी निकल करके ये ज़ीनॉन 4f7 यानी कि स्थायी अर्धपूरित विन्यास ग्रहण कर लेगा। क्या? स्थायी। सीरियम ने तो क्या ग्रहण किया था बच्चों? स्थायी अक्रिय गैस विन्यास ग्रहण किया था 4 इलेक्ट्रॉन निकालते ही। और टर्बियम क्या कर रहा है? स्थायी अर्धपूरित विन्यास ग्रहण कर लेता है। ठीक है, बात समझ में आई क्यों ऐसा हुआ? कि टर्बियम का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है 4f9 5d0 और 6s2 होता है। 6s2 होता है तो देखो यहाँ पर Tb+4 अगर ये बनाता है तो ये +7 मतलब ज़ीनॉन 4f7 तक जाता है, जो कि एक स्थायी अक्रिय गैस विन्यास है। अब स्थायी अक्रिय गैस विन्यास सीरियम ने और स्थायी अर्धपूरित विन्यास टर्बियम ने यहाँ पर ग्रहण कर लिया है। तो टर्बियम के स्थायी अर्धपूरित विन्यास ग्रहण करने की वजह से और सीरियम के स्थायी अक्रिय गैस विन्यास ग्रहण कर लेने की वजह से ये +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, जबकि सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था क्या है बेटा? +3। ठीक है, तो देखो सीरियम तथा टर्बियम +4 ऑक्सीकरण अवस्था से सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 में क्या होंगे? अपचयित होंगे या ऑक्सीकृत होंगे? अपचयित होंगे, क्योंकि ऑक्सीकरण अंक का बढ़ना ऑक्सीकरण कहलाता है और ऑक्सीकरण अंक का कम होना क्या कहलाता है बेटा? अपचयन कहलाता है। तो बताओ सीरियम और टर्बियम का ऑक्सीकरण अंक क्या है बेटा? +4, परंतु लेंथेनाइडों का सामान्य ऑक्सीकरण अंक क्या है बेटा? +3। तो बताओ ये +4 से +3 में जा सकते हैं ना, क्योंकि लेंथेनाइड तो ये भी है ना? तो +4 से +3 में जा सकते हैं, यानी कि अपचयित हो सकते हैं। से सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 में अपचयित होते हैं और किसकी भांति व्यवहार करेंगे? ऑक्सीकारक की भांति। जो तत्व अपचयित होगा वो ऑक्सीकारक की भांति व्यवहार करेगा। और ये दोनों रेडॉक्स रिएक्शंस में, रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकारक की भांति, ऑक्सीकारक की भांति व्यवहार करते हैं। ठीक है, सीरियम और टर्बियम +4 ऑक्सीकरण अवस्था शो करते हैं, +4 ऑक्सीकरण अवस्था शो करते हैं। बाकी के जो लेंथेनाइड्स हैं वो क्या +3 अवस्था शो करते हैं। तो ये सीरियम और टर्बियम +4 से +3 आराम से प्रदर्शित कर सकते हैं, इसलिए ये क्या हो सकते हैं? आराम से अपचयित हो सकते हैं और ये ऑक्सीकारक की भांति रेडॉक्स रिएक्शंस में व्यवहार करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है बच्चों? इसके बाद देखिए यूरोबियम और इटरबियम को, है ना? जैसे Ce और Tb थे ना, वैसे ही एक है आपका EU यूरोपियम और इटरबियम। इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो देखिए बेटे, क्या है विन्यास? ज़ीनॉन 4f7 5d0 और 6s2 है ना। और इटरबियम का है ज़ीनॉन 4f14 5d0 और 6s2। तो यहां आप लोगों को देख करके अब इतना तो समझ में आ गया होगा मेरे बच्चों कि ये कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेंगे। बताइए जल्दी से, कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेंगे? बोलो जल्दी से। ऑब्वियसली +2 ही शो करेंगे, क्योंकि देखो 4f में 7 और 4f में 14 इलेक्ट्रॉन है, जो कि अर्धपूरित और पूर्णपूरित विन्यास है ना। तो यहाँ पर मेरे बच्चे बहुत समझदार हो गए, अब मुझे बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती, पहले ही समझ जाते इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख करके कौन सा ऑक्सीकरण अवस्था शो करेगा। ठीक है, तो देखो यूरोबियम और इटरबियम +2 ऑक्सीकरण अंक प्रदर्शित करते हैं
कैसे प्रदर्शित करते हैं और क्यों प्रदर्शित करते हैं समझ गए होंगे। यूरोपियम को देखिए EU+2, तो देखो +2 का मतलब क्या है कि ये अपने अंदर से बाह्यतम कोश के 2 इलेक्ट्रॉन निकाल करके 4f7 यानी कि अर्धपूरित स्थायी विन्यास, अर्धपूरित विन्यास ग्रहण कर लेता है। और आपका जो यट्टरबियम है, ये यट्टरबियम भी 2 बाह्यतम कोश के 2 इलेक्ट्रॉन निकालकर स्थायी पूर्ण पूरित विन्यास ग्रहण कर लेता है 4f14। कैसा? स्थायी पूर्ण पूरित विन्यास ग्रहण कर लेता है, इसलिए ये +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। तो देखिए यूरोपियम और यट्टरबियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार का होने की वजह से जब बाह्यतम कोश के 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो ये +2 ऑक्सीकरण अवस्था शो करके स्थायी अर्धपूरित विन्यास और स्थायी पूर्ण पूरित विन्यास ग्रहण कर लेते हैं। तो आपको पता है रेडॉक्स रिएक्शंस में क्या होगा, है ना। तो अतः रेडॉक्स अभिक्रियाओं में यूरोपियम तथा यट्टरबियम +2 ऑक्सीकरण अंक से +3 ऑक्सीकरण अंक में क्या हो जाते हैं? ऑक्सीकृत होते हैं या अपचयित होते हैं। ऑक्सीकरण अंक का बढ़ना यानी कि ऑक्सीकरण, देखो बढ़ रहा है ना, +2 से +3 जा रहा है यानी कि बढ़ रहा है मतलब ऑक्सीकृत हो जाते हैं, में ऑक्सीकृत हो जाते हैं तथा अब किसकी भांति व्यवहार करेंगे? जब खुद ऑक्सीकृत हो रहे हैं तो अपचायक की भांति व्यवहार करते हैं तथा अपचायक की भांति व्यवहार करते हैं। मतलब क्या हो गया कि लैंथेनाइड्स जो हैं वो तो +3 ऑक्सीकरण अवस्था शो करते हैं, परंतु यहां पर क्या हो रहा है, सीरियम तथा टर्बियम जो हैं ये तो क्या +4 ऑक्सीकरण अवस्था शो कर रहे हैं, परंतु U तथा YB है ना, ये +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर रहे हैं। अब +4 से +3 आराम से जा सकते हैं यानी कि अपचायक की भांति व्यवहार करते हैं, अपचयन होता है इनका और इनका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। इनका होता है क्या, ऑक्सीकरण। इसलिए ये किसकी भांति व्यवहार करते हैं, अपचयन होता है इसलिए ऑक्सीकारक की भांति व्यवहार करते हैं और उनका ऑक्सीकरण हो रहा है तो ये अपचायक की भांति व्यवहार करते हैं। तो ये दोनों तो कौन हो गए, अपचायक, और ये दोनों कौन हो गए, ऑक्सीकारक। तो बोलिए लैंथेनाइडों की जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं वो समझ में आई। देखो पहली ही बात हम लोगों ने यहाँ पर यही की थी कि ऑक्सीकरण अवस्थाएं, सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था तो क्या होती है, +3 होती है। बाद में सीरियम और टर्बियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख करके पता लगा कि भाई ये तो +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर रहे हैं। तो +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने की वजह से रेडॉक्स अभिक्रियाओं में ऑक्सीकारक की भांति व्यवहार कर रहे हैं, है ना। और यूरोपियम और यट्टरबियम जो है +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर रहे हैं बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकालते ही स्थायी अर्धपूरित और स्थायी पूर्णपूरित विन्यास ग्रहण कर ले रहे हैं। और जो रेडॉक्स अभिक्रियाएं हैं उनमें किन की भांति व्यवहार कर रहे हैं, अपचायक की भांति व्यवहार कर रहे हैं। तो पूरे लेक्चर को मैंने इस छोटे से डायग्राम में समाहित कर दिया है। होप आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब देखिए लैंथेनाइड संकुचन होता क्या है। देखो किसी भी सीरीज में जो परमाणुओं के जो त्रिज्याएं हैं उनके घटने का क्रम किस पर डिपेंड करता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश पर डिपेंड करता है ना। तो लैंथेनाइड संकुचन या लैंथेनाइड आकुंचन एक ही चीज है, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अब ये कॉन्ट्रैक्शन जो है वो आता कैसे है कि आप सीरियम से लेकर के ल्यूटीशियम तक जाते, सीमा पार ना दो पीएम का सामान्य गद्दार तबाही डायरेक्ट होगी, अरे तुम यहाँ बहुत लूटोगे। तो सीरियम से लेकर के ल्यूटीशियम तक के जो भी तत्व हैं
उन तत्वों का क्या हो रहा है, परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है। परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ क्या हो रहा है, बाह्यतम कोश में तो इलेक्ट्रॉन जा नहीं रहे, इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, उससे अंदर से भी अंदर n-2f उपकोश में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, जो कि बाह्यतम कोश से बहुत दूर है और नाभिक के पास में है। ठीक है, ऐसे ही मानेंगे ना हम लोग। तो नाभिक के पास में होने की वजह से क्या हो रहा है, वहां उन इलेक्ट्रॉनों पर n-2f के इलेक्ट्रॉनों पर प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा हो रहा है, और परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ प्रभावी नाभिकीय आवेश और ज्यादा होता जा रहा है ना। तो और ज्यादा होता जा रहा है तो बताओ साइज छोटा ही होता चले जाएगा ना। तो साइज का घटना है ना, ये जो परमाणु क्रमांक बढ़ने की वजह से, नाभिकीय आकर्षण बढ़ने की वजह से परमाणु का आकार जो है लगातार छोटा होता जा रहा है ना, इसी को लैंथेनाइड संकुचन कहा जा रहा है बच्चों। तो मैं इसको लिख देती हूँ राइटिंग में। देखिए कि सीरियम से ल्यूटीशियम तक परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ ही प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है या बढ़ते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ते हैं, जिसके कारण परमाणु त्रिज्या में कमी आती है। कमी आती है, इसे ही लैंथेनाइड आकुंचन इसे ही लैंथेनाइड आकुंचन या लैंथेनाइड संकुचन कहा जाता है। मतलब परमाणु की त्रिज्याओं में आने वाली कमी को ही लैंथेनाइड आकुंचन या लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। ऐसा क्यों होता है बच्चों, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने की वजह से, क्योंकि परिरक्षण प्रभाव तो बढ़ नहीं रहा है। NF के जो इलेक्ट्रॉन्स है, 4f के जो इलेक्ट्रॉन्स है, वो 5d पर कहाँ लगाएंगे परिरक्षण प्रभाव, 5d के 6s पर जरूर लगा सकते हैं, है ना। तो सीरियम से ल्यूटीशियम तक परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ ही प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ते हैं, जिसके कारण परमाणु त्रिज्या में कमी आती है। इसे ही लैंथेनाइड आकुंचन या संकुचन कहते हैं। अब देखो इसका कारण क्या है कि भाई लैंथेनाइड संकुचन लगता क्यों है। इसका कारण अभी मैंने बताया आप लोगों को कि कारण क्या है कि लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2f में किस में भरे जाते बेटा, n-2f उपकोश में भरे जाते हैं तथा परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है और n-2f के इलेक्ट्रॉन का परिरक्षण प्रभाव नगण्य होता है। क्यों होता है बेटा नगण्य, क्योंकि n-2f उपकोश बाह्यतम कोश से तो दूर है, तथा
नाभिक के निकट होता है। इसलिए प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा इफेक्टिव होता है ना। अब प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा इफेक्टिव है तो साइज को छोटा करने का काम करेगा। परिरक्षण प्रभाव तो नगण्य लग रहा है, नगण्य लग रहा है। क्यों नगण्य लग रहा है? बाह्यतम कोश से दूर स्थित है और परमाणु के निकट स्थित है, तो इन पर प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा लगेगा, इनका परिरक्षण प्रभाव नगण्य हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, क्या होगा? परमाणुओं का साइज जो है वो धीरे धीरे छोटा होता चला जाएगा, जिसे ही हम क्या कहेंगे? लेंथेनाइड संकुचन कहेंगे। अब देखो लेंथेनाइड संकुचन के प्रभाव क्या क्या है ना। लेंथेनाइड संकुचन की वजह से फर्क क्या क्या पड़ता है? देखिए, पहला ही जो प्रभाव है वो ये है कि लेंथेनाइड संकुचन होने की वजह से इनके जो आकार है ना, उनमें थोड़ी सी भिन्नता पाई जाती है। अब भिन्नता पाई जाएगी तो गुणों में भी भिन्नता पाई जाएगी, जैसे कि जल में विलेयता, संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति वगैरह जो गुण है ना, उनमें भी दिक्कत आएगी। तो लेंथेनाइड संकुचन की वजह से, लेंथेनाइड संकुचन के कारण, लेंथेनाइड संकुचन के कारण लेंथेनाइड श्रेणी के तत्वों के आकार में भिन्नता पाई जाएगी। भिन्नता लेंथेनाइड संकुचन के कारण लेंथेनाइड श्रेणी के तत्वों के आकार में भिन्नता पाई जाती है। पाई जाती है, जिसके कारण इनके गुणों में भी, इनके गुणों में भी, जैसे जैसे जल में विलेयता, कॉमा संकुल यौगिक निर्माण, आदि में भी भिन्नता देखने को मिलती है। भिन्नता पाई जाती है या देखने को मिलती है। और इनका पृथक्करण भी, भाई अलग अलग टाइप का जो संकुल यौगिक है, अलग अलग टाइप की जल में विलेयता रहेगी, तो इसकी वजह से क्या होगा कि इनका जो पृथक्करण है वो भी आसानी से हो पाएगा। अतः और इनका पृथक्करण भी सुगमता से किया जा सकता है। ठीक है, तो पहली विशेषता तो इसकी यही हुई। क्या हुआ लेंथेनाइड संकुचन प्रभाव के कारण कि इनके तत्वों में के आकार में लगभग पर्याप्त भिन्नता पाई गई, जिनकी वजह से इनके गुणों में भी भिन्नता पाई जाएगी। गुणों में भिन्नता जैसे कि जल में विलेयता, संकुल यौगिक निर्माण की प्रवृत्ति, इनमें भिन्नता के कारण इनका पृथक्करण भी हम आसानी से कर सकते हैं। अगली विशेषता पर बात करें तो लेंथेनाइड संकुचन के कारण लेंथेनाइड श्रेणी के तत्वों के आकार में क्या पाई जाती है बेटा? पर्याप्त भिन्नता पाई जाने के कारण इनके थोड़े से गुणों जैसे कि जल में विलेयता, क्षारीय प्रबलता है ना वगैरह, संकुल यौगिक निर्माण की प्रवृत्ति आदि में जो है अपने को भिन्नता देखने को मिलती है। इसलिए इनका जो पृथक्करण है वो आसानी से किया जा सकता है। अगले इसके प्रभाव की बात करें तो देखिए, सीरियम से ल्यूटीशियम तक परमाणुओं का आकार लगातार घटता है, लगातार घटता जाता है। क्यों घटता है? आपको पता है लेंथेनाइड संकुचन के कारण, है ना भाई। लगभग तो समान रहेंगे पर धीरे धीरे तो घटता ही चला जाएगा ना। वैसे भी आप जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं, जब बाएं से दाएं या किसी आवर्त में जाते हैं तो क्या होता है? परमाणुओं का आकार धीरे धीरे कम होने लगता है ना। कम होने लगता है तो क्या होता है? सीरियम से ल्यूटेशियम तक परमाणुओं का आकार लगातार घटता है। किसके कारण? लेंथेनॉइड संकुचन के कारण। लेंथेनॉइड संकुचन के
कारण। ठीक है, अब आकार घटेगा तो सीधी सी बात है कि इनकी जो डेल आई एच की जो मान है ना, वो कैसे होंगे, बढ़ जाएंगे। भाई आकार जैसे जैसे छोटा होता जाएगा, नाभिक का आकर्षण बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा से ज्यादा लगना शुरू हो जाएगा और उसके इलेक्ट्रॉन को निकालने में ऊर्जा ज्यादा खर्च होगी, इसलिए डेल आई एच का जो मान है वो लगातार बढ़ता चला जाएगा। तो लगातार घटता है तो डेल आई एच का मान लगातार बढ़ता जाता है, जिससे इनकी क्षारीय प्रबलता बोलो कम होगी कि बढ़ेगी? कम होती चली जाएगी। भाई OH माइनस आयन जो है वो कम देने लगेंगे तो क्या होगा, OH माइनस त्यागने की प्रवृत्ति कम होगी। OH माइनस त्यागने की प्रवृत्ति अगर कम होगी तो क्षारीय प्रबलता में कमी आएगी, इसलिए इनकी क्षारीय प्रबलता में कमी आती है। कैसे? देखिए, ये सीरियम है और ये ल्यूटीशियम है। आपको पता है परमाणु का जो आकार होता है, इसके आकार की यदि हम बात करें तो इन दोनों के आकार की तुलना में सीरियम का आकार जो है वो बड़ा होगा, है ना। इसका आकार कैसा होगा? बड़ा, और इसका आकार अपेक्षाकृत कैसा होगा? छोटा। क्यों होगा? लेंथेनाइट संकोचन के कारण। अब आकार बड़ा है तो इसका मतलब इसकी जो डेल आई एच है वो कम होगी और इसकी जो डेल आई एच होगी वो अधिक होगी। क्यों? आकार घटने की वजह से नाभिकीय आकर्षण बढ़ रहा है तो OH माइनस आयन त्यागने की प्रवृत्ति बोलो इसमें अधिक होगी, क्योंकि आकार बड़ा है ना, खुद अपने इलेक्ट्रॉन्स को नहीं पकड़ पा रहा है, जरा सी ऊर्जा देने में इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो बताइए OH माइनस को भी आप इलेक्ट्रॉन की भांति ही मान के चलें, माइनस चार्ज है ना, इसलिए माइनस की भांति आप मान के चलेंगे तो OH माइनस त्यागने की प्रवृत्ति सीरियम में ल्यूटीशियम की अपेक्षा अधिक पाई जाएगी, जबकि यहाँ ल्यूटीशियम में OH माइनस त्यागने की प्रवृत्ति कम पाई जाती है। अब OH माइनस त्यागने की प्रवृत्ति जिसमें ज्यादा होगी उसकी क्षारीय प्रबलता भी ज्यादा होगी और जिसमें कम होगी उसकी क्षारीय प्रबलता कम होगी, क्योंकि अच्छे क्षार कौन होते हैं? जो जल्दी से OH माइनस त्याग दें, स्ट्रॉन्ग बेसिस, है ना। तो ये कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग होगा उसकी अपेक्षा। तो इसकी जो क्षारीय प्रबलता है, इस वाले की जो क्षारीय प्रबलता है वो कैसी होगी? OH माइनस त्यागने की प्रवृत्ति अधिक है तो क्षारीय प्रबलता भी उच्च होगी, जबकि इसकी ल्यूटीशियम की क्षारीय प्रबलता पर यदि हम चर्चा करें तो इसकी क्षारीय प्रबलता निम्न होगी, यानी कि कैसी होगी? कम होगी। मतलब क्या हो रहा है? सीरियम से जब हम ल्यूटीशियम पे आ रहे हैं तो क्या हो रहा है बच्चों? एटॉमिक साइज या परमाणुओं का आकार जो है लगातार घट रहा है। ठीक है, परमाणुओं का साइज लगातार घट रहा है तो आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ रहा है। आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ेगा तो OH माइनस त्यागने की प्रवृत्ति कम होगी। ठीक है, OH माइनस त्यागने की प्रवृत्ति कम होने का मतलब ही क्षारीय प्रबलता का कम होना है। ठीक है, लेंथेनाइट संकोचन के प्रभाव में ये दूसरा प्रभाव हम लोगों ने देखा। और तीसरा प्रभाव हम देखेंगे क्या कि आप देखिए, जब आप तीसरे वर्ग में होते हैं ना, वर्ग नंबर 3 और वर्ग नंबर 4 के तत्वों के एटॉमिक साइज पर चर्चा करें तो देखिए वर्ग नंबर 3 के कौन से तत्व होते हैं? स्कैंडियम, यट्रियम, लेंथेनम और एक्टिनम, यही होते हैं। एक्टिनम के बारे में भी हम बात नहीं कर रहे हैं तो इसको हम हटा देते हैं, केवल लेंथेनम पर ही चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके बाद में जर्कोनियम, हैफ्नियम। ठीक, ऐसा होता है। अब आप देखो लेंथेनम के बाद में यहाँ पर क्या आती है? लेंथेनाइड श्रेणी आती है। तो जब हम देखते हैं स्कैंडियम, यट्रियम और लेंथेनम के साइज पर जब हम चर्चा करते हैं तो आपको पता है आवर्त में वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ आने पर एटॉमिक साइज यानी कि आकार जो है वो बढ़ता चला जाता है बेटा, है ना। तो स्कैंडियम से बड़ा यट्रियम, यट्रियम से बड़ा लेंथेनम। और डेल आई एच की इसकी बात करें यानी कि आयनन एंथैल्पी की बात करें तो आयनन एंथैल्पी जो है एटॉमिक साइज का जस्ट उल्टा क्रम बनाता है। बोलो ऐसा होता है ना। तो यहाँ भी ऐसा ही होना चाहिए था क्या कि भाई टाइटेनियम से बड़ा होना चाहिए था जर्कोनियम और जर्कोनियम से बड़ा होना चाहिए था हैफ्नियम, परंतु ऐसा नहीं होता।
क्यों नहीं होता? कारण देखो, टाइटेनियम से बड़ा तो होता है जर्कोनियम, है ना, क्योंकि स्कैंडियम के जस्ट बाद में टाइटेनियम आ रहा है, इधर भी देखो इट्रियम के जस्ट बाद जर्कोनियम आ रहा है, तो ये इससे जस्ट बड़ा ये होगा ही होगा। परंतु जैसे ही आप लेंथेनम के बाद में हैफनियम पे आएंगे तो देखो लेंथेनम का नंबर है 57, है ना, और 58 से 71 तो हमारे कौन होते हैं? लेंथेनाइड्स होते हैं, है ना। 58 से 71 लेंथेनाइड होते हैं। तो 71 के बाद में 72 नंबर का जो परमाणु है, जो है आपका हैफनियम, इसका जो साइज है देखो वो कितने 14 तत्व आने के बाद आ रहा है। तो 14 तत्व आने की वजह से क्या हो जाता है, जर्कोनियम का साइज और हैफनियम का साइज जो है वो लगभग बराबर हो जाता है। यानी कि अगर इनके आकार पर चर्चा की जाए तो आकार इनका कुछ ऐसा हो जाता है। आकार ऐसा होने की वजह से इनकी जो डेल आई एच का मान होता है वो भी लगभग बराबर हो जाता है। टाइटेनियम से कम होता है किसका? जर्कोनियम का। परंतु हैफनियम और जर्कोनियम जो है उनके आयनन एंथैल्पी के मान भी जो है वो लगभग बराबर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप लेंथेनम से हैफनियम पे जाते हैं तो बीच में क्या आ जाती है? लेंथेनाइड श्रेणी आ जाती है। लेंथेनाइड श्रेणी आने का मतलब है कि 14 प्रोटॉन जो है वो बढ़ गए। 14 प्रोटॉन बढ़ गए, इसका मतलब 32 जो एटॉमिक नंबर जो है वो अब 32 पे जा रहा है ना। 32 पे जाने की वजह से क्या हो रहा है, वहां पर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है, और प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने की वजह से क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉनों को, हैफनियम के बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों को नाभिक जो है वो और अधिक आकर्षित करके रखेंगे। इसकी वजह से इसका साइज जो है वो जर्कोनियम के लगभग बराबर हो जाता है। इसीलिए इन दोनों को क्या कहा जाता है बेटा? ट्विन एलिमेंट, जुड़वा तत्व कहा जाता है, क्योंकि इनके डेल आई एच, इनकी साइज, इनके जो प्रॉपर्टीज होती हैं उन सभी में ये दोनों समानता रखते हैं। इसीलिए क्या कहा जाता है इन दोनों को? ट्विन एलिमेंट्स। ट्विन एलिमेंट्स या इन्हें कहते हैं जुड़वा तत्व, है ना। जुड़वा जो होते हैं उनमें आप देखो लगभग एक जैसे ही दिखते हैं, एक जैसी हरकतें करते हैं, है ना। तो ये भी एक जैसे ही होंगे, एक जैसे होंगे तो ये क्या कहलाएंगे? जुड़वा तत्व कहलाएंगे। ठीक है, दोनों जुड़वा तत्व कहलाते हैं। तो लेंथेनाइड संकुचन के प्रभाव आपने देखे, लेंथेनाइड संकुचन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा। लेंथेनाइड संकुचन के अलावा यहाँ पर आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण संख्या से किस तरह से प्रभाव दर्शाते हैं, उन सभी के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा की है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। मैं श्रुति मालवी आप लोगों को धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार। आशा करता हूँ हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।